Good afternoon, class. Today we are going to discuss unit number 6 for the subject energy conservation in this lecture. We are going to start this new unit today in this lecture, and the name of this unit is energy efficiency in thermal utilities. Energy efficiency in thermal utilities. As you can see in the slide, the name of the unit is energy efficiency in thermal utilities. So first of all, we are going to start with what is thermal energy. Have you ever wondered what makes something hot? The answer is simple. You think the temperature of an object increase when the molecule that make up the object move faster. पहली लाइन में उसने बताया कि आपने कभी सोचा होगा किसी चीज की या किसी वस्तु को क्या चीज गर्म करती है, तो वो बता रहा है जब मॉलिक्यूल्स किसी टेम्परेचर पे, जब किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स क्या है, तेजी से चलते हैं और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है। कणों की आवाजाही के कारण उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ता है। थर्मल एनर्जी इज एनर्जी possessed by an object or system due to the movement of particles within the object or the system। देखिए वो पहली लाइन में ही कह रहा है थर्मल एनर्जी मतलब ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो कणों की गति के कारण होती है। ये उसने बताया, ये एनर्जी जो है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गति के कारण होती है ऑब्जेक्ट के अंदर। Thermal energy is one of the various types of energy where energy can be defined as the ability to do work। एनर्जी वो कह रहा है वो विभिन्न प्रकार की जो एनर्जियां हमारे पास हैं उनमें से ये एक एनर्जी है, और ये क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, किसी कार्य को करने की क्षमता है एनर्जी। वर्क इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स। और वर्क क्या है, जो कार्य हम कर रहे हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट हो रहा है, जो हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जो उसके ऊपर बल लगा रहे हैं। A system is simply a collection of objects within some boundary। और सिस्टम क्या है, समूह है ऑब्जेक्ट्स का किसी परिक्षेत्र में। Therefore, thermal energy can be described as the ability of something to do work due to movement of its particle। तो थर्मल एनर्जी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी क्या है, एबिलिटी, कार्य करने की क्षमता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, उसके उस वस्तु या उस प्राणी के अंदर कणों की आवाजाही के कारण। बिकॉज थर्मल एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इट इज टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एक तरीके की काइनेटिक एनर्जी है, गतीय ऊर्जा का प्रकार है जो कि ऊर्जा गति के कारण होती है। दिस इज एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, विच इज ड्यू टू मोशन, जो कि क्या है, गति के कारण होती है। थर्मल ऊर्जा, thermal energy results in something having an internal temperature, and that temperature can be measured, for example, in degrees Celsius or Fahrenheit on a thermometer। वो कह रहा थर्मल एनर्जी, थर्मल ऊर्जा के परिणाम स्वरूप किसी चीज के अंदर इंटरनल टेम्परेचर, आंतरिक तापमान होता है, और इस तापमान को मापा जा सकता है उदाहरण के लिए अलग अलग यूनिट्स में, जैसे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या डिग्रीज में, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, थर्मामीटर के द्वारा। थर्मामीटर है वो डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मापते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। The faster the particle moves within an object or system, the higher the temperature that is recorded। वो कह रहा है जितनी तेज कण चलते हैं उतना ही अधिक तापमान उस ऑब्जेक्ट का या उस चीज का नोट किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जितनी तेजी से पार्टिकल्स चलेंगे उतना ही ज्यादा तापमान क्या है, होगा। अब वो बता रहा है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एनर्जी। लेट्स टेक अ लुक एट अ सिंपल एग्जांपल ऑफ थर्मल एनर्जी। उसने बताया कुछ हम एग्जांपल देखते हैं थर्मल एनर्जी का। यहाँ पे वो बता रहा है अ हीटेड एलिमेंट ऑन अ स्टोव contains thermal energy, and more you turn up the stove, the more internal energy the stove contains। At the very basic level, this thermal energy is the movement of molecules that make up the metal of the stove's element। I know you cannot see the molecules moving, but they are। The faster the molecules, the more internal thermal energy they contain। अच्छा, उसने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताया है कि स्टोव के हीटेड एलिमेंट में थर्मल ऊर्जा होती है, और जितना अधिक या तेजी से हम स्टोव को चलाते हैं, जलाते हैं, उतनी अधिक आंतरिक ऊर्जा स्टोव में होती है। बहुत ही बेसिक स्तर पर वो कह रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं की गति के कारण, जो कि स्टोव के मेटल एलिमेंट को बनाती है,
वो कह रहा है कि आप अणुओं को हिलते हुए नहीं देख सकते, लेकिन वो हिलते हैं। अणु मतलब वही मॉलिक्यूल्स, जितने तेजी तेजी से होंगे उतनी अधिक आंतरिक मतलब इंटरनल थर्मल एनर्जी उनके अंदर होगी, ये बात उसने बताया। आगे, हॉट वाटर ऑन टॉप ऑफ हीटेड एलिमेंट व्हाट हैपेंस। तो आगे उसने फिर एक एग्जांपल बनाया, बताया है कि अगर हम पानी का एक बर्तन हीटिंग एलिमेंट के ऊपर रख दें तो क्या होता है। स्टोव यही कार्य करता है। आगे वो बता रहा है व्हाट हैपेंस द स्टोव वर्क्स राइट well not you would specifically think of it as working in reference specific thermal energy stove causes the particles of the pot and eventually the water to move faster. The internal energy of the heated element is transferred to the pot and ultimately the water within the pot. This transfer of thermal energy from the stove to the pot and to the water is referred to as heat. हीट बर्तन के अंत में पानी को स्थानांतरित किया जाता है। वो यहाँ पे उसने बात बताई है, यहाँ पे एग्जांपल उसने फिर एग्जांपल दिया। वो कह रहा है कि अगर हम स्टोव, इसी स्टोव के ऊपर एक बर्तन में पानी भर के रख दें तो क्या होगा। ये जो एनर्जी है वो स्टोव से पहले बर्तन पे और बर्तन से फिर पानी में आएगी और पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा तेजी से क्या है फास्टर मूव करने लगेंगे। और ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये जो ट्रांसफर हुई है हीटेड एलिमेंट से, ये क्या है, इज रेफर टू एज हीट। इसी को क्या है, हीट कह रहे हैं हम, इसी को क्या है, हीट कहते हैं। This transfer from energy from the storage, it is very important to keep these terms straight. In this context, heat is the term we use to refer specifically to transfer of thermal energy from one object or a system to another, transfer being the key. अच्छा, यहाँ पे उसने बताया, देखिए इसका सही संदर्भ में ऊष्मा, हीट मतलब ऊष्मा, सही संदर्भ में ऊष्मा वह शब्द है जिसका उपयोग हम विशेष रूप से एक वस्तु या एक प्रणाली से दूसरी में तापीय ऊर्जा मतलब थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर के लिए करते हैं। देखिए थर्मल एनर्जी है, लेकिन जब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या कह रहा है, वो हीट कहलाती है। द थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड विद इन द ऑब्जेक्ट और विद इन द सिस्टम, जो कि थर्मल एनर्जी क्या है, उसके अंदर जो रहती है। ये लिखा है, जो कि कुछ नहीं, थर्मल ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तु के भीतर या सिस्टम के भीतर कणों की गति के कारण होती है। लिखा है थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी possessed विद इन द ऑब्जेक्ट और विद इन द सिस्टम ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये बात यहाँ पे हुई। अब आगे चलते हैं, एनर्जी कंटेंट्स इन फ्यूल, नेक्स्ट टॉपिक है इसका। एनर्जी कंटेंट्स इन फ्यूल्स, आगे उसने बात बताई है सिंस ये सब वैसी बात है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ फायर ह्यूमंस वी हैव मेनी डिफरेंट सब्सटेंस टू फ्यूल फायर प्रोड्यूस रेंजिंग फ्रॉम कैटल डंग टू nuclear reactions. There is much concern about vast amount of fossil fuel because they used to increase level of carbon dioxide in the atmosphere. Some energy policy and I feel that ever try filling your gas tank with wood chips? New technology with biomass, ethanol. The purpose of experiment is to show difference in energy yield from combustion of those two fuels. Kerosene is a mixture of, आगे वो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। उसने बताया है कि एनर्जी कंटेंट्स क्या होती है फ्यूल के अंदर। तो वो कह रहा है कि आग की खोज के बाद से, ये लिखा है सिंस द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज के बाद से मनुष्य ने आग या गर्मी पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में कई अलग अलग पदार्थों का उपयोग किया है। ह्यूमंस हैव यूज्ड मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस एज फ्यूल्स टू प्रोड्यूस फायर और हीट। जानवरों के गोबर, ये लिखा है कैटल डंग, जानवरों के गोबर टू कोल एंड ऑयल, जानवरों के गोबर से लेकर कोयले और तेल तक, और हाल ही में परमाणु प्रतिक्रियाएं, ये लिखा हुआ है न्यूक्लियर रिएक्शंस। देयर इज मच कंसर्न अबाउट, भारी मात्रा में यूएस में ईंधन का प्रयोग करने के बारे में बहुत चिंतित हैं क्योंकि ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर को जन्म देती है। ये लिखा हुआ है, देखिए कंसर्न अबाउट यूजिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ vast amounts of fuel because they give rise to increased level of carbon dioxide in the atmosphere, क्योंकि इससे क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या है, बढ़ जाता है। सम एनर्जी पॉलिसी एनालिस्ट फील दैट यूजिंग बायोमास, अच्छा कुछ ऊर्जा नीति विशेषज्ञों का मानना है कि बायोमास का उपयोग करने से वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड नियत स्तर पर रहेगी क्योंकि इन सामग्रियों का दहन प्रकाश
संश्लेषण के ठीक उलट है। हालांकि बायोमास के अधिकांश रूपों को आसानी से परिवहन का उपयोग नहीं किया जा सकता। बायोमास ईंधन के साथ कई प्रौद्योगिक बायोमास को अधिक उपयोग करने योग्य उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का उपयोग करती हैं। उदाहरण के लिए गन्ने का फर्मेंटेशन करने से इथेनॉल तथा जानवरों के गोबर का फर्मेंटेशन करने से मीथेन बनती है। इस प्रयोग को करने का उद्देश्य केवल यह है कि इन दो ईंधनों का दहन करने से उत्पन्न ऊर्जा में कितना अंतर है। मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है तथा अधिक घटी हुई केमिकल अव्यवस्था में है तथा वायु का कोई भी अणु नहीं है। ये लिखा है, देखिए, केरोसिन इज अ मिक्सचर ऑफ मोस्टली सैचुरेटेड कार्बन्स much like gasoline which is highly reduced chemical state with no oxygen in the molecules। ठीक है, अपने उद्देश्य के लिए हम इस तेल को गैसोलीन ईंधन तथा घरेलू गर्म किए गए तेल के साथ वर्गीकृत करेंगे। इथेनॉल एक अल्कोहल है जो आंशिक रूप से ऑक्सीजन कार्बोनिक अणु है। ये देखिए लिखा हुआ है, इथेनॉल is also the alcohol in alcoholic beverages and liquor, जो कि अल्कोहल पदार्थ और में उपस्थित है। कई पर्यावरण ईंधन के रूप में विशेष रूप से ऑटोमोबाइल के लिए बायोमास फर्मेंटेशन के इथेनॉल के साथ गैसोलीन या तेल के प्रतिस्थापन की वकालत कर रहे हैं। ये लास्ट लाइन में उसने ये बताया, मैनी एनवायरमेंटलिस्ट आर एडवोकेटिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ गैसोलीन और ऑयल विद इथेनॉल फ्रॉम बायोमास फर्मेंटेशन एज फ्यूल स्पेशली फॉर ऑटोमोबाइल्स। परिवहन के लिए वो कह रहे हैं कि अब हमें ज़रूरत है कि हम गैसोलीन और तेल की जगह क्या है, बायोमास का इस्तेमाल करें। ये बात उसने बताई है। ठीक है, ये इसके अंदर वो था। अब नेक्स्ट इसके टॉपिक पे चलते हैं, जो यहाँ पे ये बात बता रहा है, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एनर्जी यूनिट्स एंड इट्स कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ एमटीओई। एमटीओई होता है मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में, यहाँ पे स्लाइड में, वो आप देख सकते हैं एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं और कैसे हम उनको बदलते हैं। मूल इकाइयों के बारे में इसकी पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। Many sorts of units are used in energy discussions। वो कह रहा है कि एनर्जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम कई तरीके की यूनिट्स के बारे में क्या बात करते हैं या पढ़ते हैं। दे फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इनको क्या है, दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली वाली वो बता रहा है, वो those whose definition is not replaced to a particular fuel which are here term as basic units। पहली वाली कौन सी है, वो जिनकी परिभाषा किसी विशेष ईंधन से संबंधित नहीं है, जिन्हें मूल इकाइयां कहते हैं, जिन्हें बेसिक यूनिट्स कहते हैं। और दूसरी वाली बी वाली हैं, वो जिनकी परिभाषा एक विशिष्ट ईंधन के गुणों से संबंधित है। those whose definition is related to idealized properties of a specific fuel which are here termed as source based unit। जिनको हम क्या है, सोर्स बेस्ड यूनिट, स्रोत बेस्ड आधारित इकाइयां कहते हैं। These units along with special topic related to electricity are discussed in table case conversion as well as the energy contents of specific fuels। आगे अब इनके बेसिक यूनिट्स के बारे में देखेंगे। बेसिक यूनिट है सबसे पहले जूल। जूल इसका मात्रक है, मूल इकाई है, बेसिक यूनिट है जूल। यह मैट्रिक प्रणाली की बुनियादी ऊर्जा इकाई है। दिस इज द बेसिक एनर्जी यूनिट ऑफ द मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, ये मैट्रिक प्रणाली की बुनियादी ऊर्जा इकाई है। और इन अ लेटर मोर कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मुलेशन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट्स जो होते हैं उसकी ये क्या है, इकाई है। उसने बताया इट इज अल्टीमेटली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड में परिभाषित किया जाता है। इट इज अल्टीमेटली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है, तो मीटर वहां पे हो गया लेंथ के लिए, किलोग्राम वहां पे है वेट के लिए, और सेकंड वहां पे टाइम के लिए। ठीक है ना, ये बात आपको पता होगी। ये उसने बताया आगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कैलोरी। अब यहाँ से आते हैं उसके लिए। Historically, the calorie was defined in terms of heating of water. Thus, traditional definition, 1 calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1
ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे उसने बताया ज्यादातर कैलोरी पानी की हीटिंग के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार वो ये कह रहा है कि इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है। एक कैलोरी क्या है? एक कैलोरी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, कहने का मतलब क्या, जितनी हीट आपको चाहिए 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब बढ़ाने के लिए 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, उतनी हीट जो है वो क्या है, 1 कैलोरी कहलाती है। More recently, the calorie being defined in terms of joule, the equivalence between the calorie and joule is historically known as the mechanical equivalent of heat। वो कह रहा है अभी मतलब हमने, वो कह रहा है हाल ही में कैलोरी और जूल में संदर्भ परिभाषित किया गया है, मतलब उसके बीच में क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है बताया गया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि ये सब रिलेशन इसके बीच में जो है वो बताएं। अब इसका एक यूनिट है बीटीयू। बीटीयू मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगेन इंटरनेशनल आईटी, मतलब वो कह रहा है वहां पे एसआई यूनिट्स के लिए कह रहा है। अगेन द एसआई यूनिट इज द वन यूज्ड इन डीओई ईआईए एप्लीकेशन। मतलब बीटीयू के लिए वो बता रहा है कि ये यूनिट्स जो हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दूसरा यूनिट है केडब्ल्यूएच, किलोवाट आवर। द किलोवाट आवर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट घंटा बिजली उत्पादन और खपत खपत की एक मानक इकाई है। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब वो आपके उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है उत्पादन, प्रोडक्शन और खपत का। तो वो आगे नीचे उसने बताया है डेफिनेशन के हिसाब से 1 किलोवाट के अंदर क्या यूनिट्स हैं उसके बारे में बात कर रहा है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल्स एग्जैक्टली, 10 to the power 6 जूल्स एग्जैक्टली। और 1 किलोवाट के अंदर क्या है? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। द रिलेशनशिप बिटवीन केडब्ल्यूएच एंड बीटीयू डिपेंड्स अपॉन विच बीटीयू इज यूज्ड। इट इज कंसर्न although not universal to use the equivalence। तो 1 kWh is equal to 3412 BTU, 3412 BTU। ओके, 1 kilowatt hour is equal to 3412 BTU। This corresponds to international table of BTU। अब लार्ज स्केल इकाइयां, बड़े पैमाने की इकाइयों के बारे में बात करेगा। वो कौन सी हैं? वो कुछ डिस्क्राइब की हैं उसने एकांत। In describing national or global energy budgets, it is common practice to use large scale based upon Joule, BTU and kWh। राष्ट्रीय या वैश्विक ऊर्जा बजट का विवरण करने में जूल, बीटीयू तथा केडब्ल्यूएच के आधार पर बड़े पैमाने पर इकाइयों का उपयोग करना आम बात है। तो उसने बताया कि हम बड़ी यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको एक्सा जूल कहते हैं, ईजे से डिनोट करते हैं, एक्सा जूल। 1 EJ इज इक्वल टू 10 raised to the power 18 जूल्स, 10 raised to the power 18 जूल्स। क्वाड्रिलियन बीटीयू, क्वाड्रिलियन बीटीयू। ठीक है, तो 1 क्वाड इज इक्वल टू 10 raised to the power 15 बीटीयू इज इक्वल टू 1.055 एक्साजूल, 1.055 एक्साजूल। और टेरावाट ईयर, TW YR, मतलब TW कैपिटल में, YR स्मॉल है। तो उसने बताया 1 टेरावाट ईयर, 1 टेरावाट ईयर, 1 टेरावाट ईयर कितना है? 1 टेरावाट ईयर इक्वल टू 8.76 इंटू 10 raised to the power 12 KWH। 8.76 into 10 raised to the power 12 kWh is equal to 31.54 एक्साजूल इज इक्वल टू 29.89 क्वाड। ये उसने कुछ यूनिट्स बताया, उनका इंटर कन्वर्जन बताया है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट बदलने के लिए हमें क्या क्या मात्रक हमारे पास है, ये उसने बात बताई यहाँ पे। अब देखिए, यही इसका पहला पार्ट भी था, यही इसका पहला यूनिट, मतलब इसका पहला टॉपिक भी था इस वाले सब्जेक्ट, इस वाले यूनिट में जो हम पढ़ रहे हैं ये एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज। पहला वाला जो इसका टॉपिक था वो यही था, थर्मल बेसिक्स। यहाँ पे हमने थर्मल एनर्जी पढ़ा, एनर्जी कंटेंट्स इन फ्यूल पढ़ा, एनर्जी यूनिट्स एंड इट्स कन्वर्जन पढ़ा, और इससे पहले MTOE, मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विपमेंट, ये बात हमें पढ़नी थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बॉयलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ बॉयलर्स। ओके क्लास।
In next class, we will discuss about boilers. So that's all for this lecture. We will start boilers in the next class.